बकवास है तो मत करो। क्वेश्चन नंबर 44, हैंड फूड कंपनी। Discuss the nature of SME standard and the principal differences between SME standard and full IFRS standard. Do you know any of I these think answers? this question doesn't require the extract. You Yeah, can yeah, answer yeah. it directly. Yeah, yeah, yeah. Difference in SME and IFRS is that SME does not need. पहली बात तो SMEs वो होती है जो small and medium size entities होती है which are not publicly listed Hmm. and are private companies. So they Hmm. are not, authorized, or they do not have a compulsion by the ACCA Code of Conduct to produce statements under IFRS standards or IAS standards. They can produce statements like other than these standards. तो एंड उनके लिए सर्टेन रेशियोज भी जरूरी नहीं होते, जैसे ईपीएफएम हो गया, या और भी तीन चीजें हाँ। मुझे याद नहीं, वो चार स्टैंड नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। फिर इनके लिए दे डोंट हैव टू, like they have simple accounting treatments, like for example अपना ये डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया। सो इफ द डेवलपमेंट कॉस्ट इज एक्सपेंस डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस, इफ दे डोंट हैव द वैल्यू ऑफ द एसेट कि कितना पीरियड है, तो दे डायरेक्टली टेक 10 years ऑफ द एसेट। एंड इनके जो डिस्क्लोजर्स भी होते हैं, अनलाइक IFRS, आई थिंक इनको सिर्फ 300 डिस्क्लोजर्स देने रहते हैं, नॉट मोर देन दैट, विच इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड नॉट वेरी डिटेल्ड। कितने 300 एंड डिस्क्लोजर्स? 300 थे कि कितने थे, ऐसा कुछ था। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। 300 तो टेक्स्ट बुक में लिखा है बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स है यार, 300 तो। इन टोटल, मतलब आई गेस ऐसा कुछ था। एक सेकेंड। उनको ऐसा भी है कि देर आर सर्टन IFRS standards that are not applicable, like IAS 33 earnings per share, IAS 34 interim reporting, then हाँ 300 था यार, 300 ही है। IFRS 5 non-current assets held for sale। ऐसे जो स्टैंडर्ड्स है वो इसमें इनको लिखा है एग्जेम्प्ट है। हम्म। कि जैसे IFRS, अकॉर्डिंग टू IFRS एंड IAS, necessity compliance with approximately 3000 disclosure points, but in SME standards approximately 300 disclosure points, all contained within one document. This ओके। significantly reduces the time and the cost, because अपन इतना सारा प्रिपेयर करते हैं IFRS ACCA कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज वेरी कॉस्टली, वो अपने कॉस्ट कंस्ट्रेन में नहीं बैठता, तो द बेनिफिट्स एक्सीड द बेनिफिट, नहीं द कॉस्ट एक्सीड्स द बेनिफिट। कौन से पेज सो नंबर पे है वैसे, मेरे को बता। 375 according to the book। हाँ, हाँ, हाँ। ओ, 375 एग्जैक्ट आया रे। पीछे पीछे, हाँ 17 चैप्टर है, 17 है 17। मैं कौन से चैप्टर पे हूँ? अडॉप्टिंग न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे हूँ मैं, चैप्टर नंबर 16। अच्छा ये मेरा ओल्ड बुक भी तो है, तेरा ये न्यू हाँ, बुक है। अपना न्यू बुक है ये, SMEs का ऐसा है तो। नहीं, नहीं, ये ग्रुप अकाउंटिंग चैप्टर SMEs, हाँ हाँ ये ये रहा। इसमें ऊपर दिया है 300 डिस्क्लोजर पॉइंट्स वाला पॉइंट कवर कर लिया अपन हाँ ने। ये रहा, ये रहा, ये रहा। और ये भी पूरा 3 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स विद एसोसिएटेड विद हैविंग सेट रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्मॉल, ये आएगा ना 3 पॉइंट्स ऊपर के। नहीं, खाली वो डिफरेंस बताना है। आई डोंट थिंक सो, खाली वो डिफरेंस बताना है कि ये SMEs और फुल IFRS में क्या फर्क है। वो तेरा ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा था, थ्री हाँ थाउजेंड थ्री हंड्रेड का। बोल, बोल। आई फील लाइक वो 3 पॉइंट्स भी आने चाहिए, बिकॉज क्यों SME IFRS नहीं अडॉप्ट करता है, वो 3 पॉइंट्स बताता है ना, कि ओके, ओके। मतलब इट कैन बी डिफिकल्ट टू डिफाइन अ SME, पहले तो उसका आइडेंटिफाई करना मुश्किल रहता है। हम्म। सेकेंड, cases qualified as SME entities, they will be a cost and time burden in order to comply with IFRS। कॉस्टली हो गया, टाइम बर्डन हो गया, तो नो वन वुड डू इट फॉर एन SME। There may be compatibility problems if one company applies correct IFRS and one company IAS, तो फिर वो लोग SMEs एक दूसरे को अपने आप के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे, अगर वो लोग अलग अलग स्टैंडर्ड्स यूज करेंगे, तो दे यूज हम्म। वन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड, ऐसा।
तो इसके लिए ओके। अपन को पर कोई स्टैंडर्ड है क्या? इज एसएमई डज इट हैव अ स्टैंडर्ड? ये कोई नंबर स्टैंडर्ड बोल नहीं है रहे ना ना तू, इसके लिए? नंबर बोल रही है ना तू, हाँ। ऐसा नंबर नहीं नहीं हाँ। नहीं। नहीं नहीं। नहीं है ना? मैंने ये इसलिए चीज नहीं है। कल या परसों ढूंढ रहा था। नहीं है। अच्छा। अच्छा, हैंड फूड में आ जाते हैं अभी। अच्छा। हाँ। तो ये सब बोलेंगे ना तो आई थिंक हो जाएगा। इतना सब कुछ में तो हो जाना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इतने में हो, मतलब बस है इतना, 5 मार्क्स के लिए भी। बहुत है भाई। नेचर ऑफ इतना मैंने बोल एसएमई दिया, स्टैंडर्ड। मुझे याद भी नहीं The, था। the principal aim when developing an SME standard was to provide a framework that generated relevant, reliable, and useful information, and the provision of a high quality and understandable accounting standard suitable for provision of high quality and understandable suitable for SMEs. The standard itself is self-contained and incorporates accounting principles based on full IFRS standards. It comprises a single standard divided into simplified sections for each relevant IFRS standard, but which have also omitted certain IFRS standards such as earnings per share, segmental reporting. In addition, there are certain accounting treatments that are not allowable under SME standard. For example, there is no separate guidance for non-current asset held for sale. To this end, the SME standard makes numerous simplifications to the recognition, measurement, and disclosure requirements in full IFRS standards. Examples of these simplifications are: intangible assets must be amortized over the useful life. If the useful life is not determinable, then it is presumed to be 10 years. हाँ, अगर intangible assets का useful life determine नहीं कर सकते, तो इसको presume कर सकते हैं कि भाई 10 साल का है. The cost model. Investment is measured at cost less accumulated impairment losses can be used for investment in associates. This model may not be used for investments for which there is a published price quotation, in which case the fair value model must be applied. The disclosure requirements in the SME standards are also substantially reduced when compared to those in full IFRS standards, partly because they are not considered appropriate for users' needs and for cost benefit considerations. कि मतलब कई बार वो डिस्क्लोजर देने का कॉस्ट ही बढ़ जाता है rather than the benefits obtained from it. तो तूने जो पॉइंट बोला वो बिल्कुल सही है. परफेक्ट है. अभी discuss the effect that information asymmetry can have on the decision to invest in SMEs. It can be argued that SMEs have faced financing difficulties because there is serious information asymmetry between SMEs and investors. Information asymmetry in context of SMEs means that the SMEs has access to relevant information while investors suffer from lack of relevant information. It can be argued that SME standard decreases information asymmetry between the entity and the investors. Where SMEs lead in product and service innovation, they can also lead in innovation for integrated reporting. There is clear concern and persuasive case for why SMEs and their stakeholders stand to benefit greatly by using the integrated reporting. So, in this case, we can say that when there is information asymmetry, that means the investors are in a disadvantaged position and thus may not be able to take a relevant decision whether to invest or not in an SME. कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से कॉपी पेस्ट ही करने हैं. एसिमेट्रिक क्या होता है? In सॉरी। information asymmetry is a condition wherein one party has more information than the other. तो यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, देखना. इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, ये देखिए देख. इंफॉर्मेशन asymmetry in context of SMEs means that SMEs has access to relevant information while investors suffers from lack of relevant information. So in this condition, मतलब investors do not have the relevant information. हाँ, बोल बोल. मतलब जो अपना एसएमई है वो डिस्क्लोज नहीं करता है जो रेलेवेंट हम्म. इंफॉर्मेशन है सारी की सारी, जिसके कारण हाँ. इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो दे माइट नॉट इन्वेस्ट इन द एसएमई ऐसा। Exactly. The potential in investors might not be invested in investing in an SME and thus might invest their money elsewhere. एंड व्हाट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग? कहाँ है?
नीचे लिखा है अच्छा ना, नीचे, बाय यूजिंग दिस इज इंटीग्रेटेड रिपोर्ट। क्लियर कंसाइज persuasive cases for why SMEs and the integrated reporting in मतलब कंसाइज रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये तो अपने को है कि लाइक बेसिकली यू हैव टू गिव ऑल द information that is relevant to the company और that is of the company, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है ना इंफॉर्मेशन उस चीज को तेरे को खाली रिपोर्ट करना है, ऐसा, दैट इज इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग। जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब बताना है basically। हाँ वही। मतलब रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हुआ क्या? हाँ एक्चुअली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही हुआ, जो जो चीज मटेरियल है, कंसाइज ऑफ द हम्म। कंपनी है, ऐसा इंपॉर्टेंट टू स्टेक होल्डर्स है, बस वो सब चेक कर लेते हैं। ये तो बड़ा ही भाई एसएमई बेस्ड क्वेश्चन लग रहा है। काफी हाँ, एसएमई एसएमई कवर्ड है, ठीक है। information asymmetry. IFRS for SME decreases information asymmetry between the firm and the users because of its recognition, measurement, and disclosure requirements. However, there are certain facts and information in companies which is not disclosed by them to investors under any accounting standards. SMEs have access to all relevant information while investors lack much of the relevant information. Unfortunately, lack of relevant information will have an adverse effect on the decision making of the investor. Information in related to SME's credit project risk and benefits are known more to the SME। हाँ मतलब वो क्रेडिट प्रोजेक्ट रिस्क, ये वाला वर्ड हम अपन बोल सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट एसएमई अभी अंडरटेक करने वाला है उसका उसका रिस्क क्या है, ये ज्यादा एसएमई को पता होगा rather than the investor, and this will put the investor in a डिसएडवांटेजेस। disadvantaged position, and SME and information advantage मिलेगा। Therefore, investors are in a relatively disadvantaged position, and if they, for example, are financial institutions, they will raise lending, they will raise the lending rates। हाँ तो फिर वो lending rate भी मतलब बढ़ा सकते हैं, मतलब वो हाँ, बिकॉज इन्वेस्ट रिस्क करेंगे। हायर है तो वो बोलेंगे कि मैं हाँ हाई इंटरेस्ट देंगे। करेक्ट। exactly, the more incomplete and less transparent the information from the SME, the higher will be the risk related to the investment and higher will be the return that investor requires. The access to investment by SMEs could be determined by the quality of financial statements, information asymmetry, and perceived risk. Quality financial statements reduce the level information asymmetry, which reduces the perceived risk. Nice. तो क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर दे देंगे तो उसके वजह से रिस्क कम दिखेगा, एंड बिकॉज ऑफ विच इन्वेस्टर्स माइट इन्वेस्ट इन अवर कंपनी। आगे, डिस्कस हाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कुड हेल्प एसएमईज बेटर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट हाउ दे क्रिएट वैल्यू टू इन्वेस्टर्स। तो कुछ पॉइंट्स है पता है? इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग ही नहीं पता मुझे। हाउ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग कुड हेल्प एसएमई बेटर understand and better communicate how they create value to investors. How integrated reporting will help SME better understand and better communicate how they create value to investors. Is it in this chapter only SME के integrated reporting? मतलब इंटीग्रेटेड रिपोर्ट मतलब वही होता है ना, वापस तूने बोला जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो मतलब अगर हम्म। मैं तेरे एक्सप्लेनेशन की बेसिस पे कुछ बोलूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज बाय एसएमई। जो जो रिक्वायर्ड है, जैसे मटेरियल हो गया या कोई भी अगर उन्होंने एसेट्स डिस्पोज किया, एक्सवाइजेड एनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिसके कारण इन्वेस्टर्स का डिसीजन चेंज हो जाए या वो इन्फ्लुएंस करे, तो वो चीज उन्हें डिस्क्लोज करनी चाहिए इन द रिपोर्टिंग। and so that the investors can trust SMEs to that extent कि वो लोग उसमें इन्वेस्ट करें और ना कि उधर से भाग कर किसी और में इन्वेस्ट करें। तो इट इज राइट। नेसेसरी फॉर देम कि वो ट्रू एंड फेयर प्रोजेक्शन करे एंड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आर डिस्क्लोज्ड। एंड भाई मतलब मेरे को तो इतना ही समझ आ रहा है जितना मेरे को, मतलब मेरे को क्योंकि पता नहीं यार इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एग्जैक्टली। It should be concise. That is, the disclosures that are being given should be straightforward and should not like मतलब अगर अपन मटेरियलिटी की बात करें सो दे शुड नॉट प्रोवाइड ओवर डिस्क्लोजर्स और अंडर डिस्क्लोजर्स, लाइक दे शुड प्रोवाइड द नंबर ऑफ
disclosures that are required. If they provide Three over hundred. disclosures, if they Hmm. provide over disclosures, so the so the financial statements might become monotonous, and the investors might not read, or read तो काफी lame word है यार, तो may फिर not. रेलेवेंट होना चाहिए, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो आप, एंड सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करो और फेयर वैल्यू पे डिस्क्लोज करो कि भाई Hmm. ये फेयर है, मतलब ये सब, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन मिस आउट नहीं होना चाहिए जिससे इन्वेस्टर का डिसीजन बदल जाए टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन दैट कंपनी। सो Hmm. वो सब, आई थिंक, ये दिस तो एक जनरल नॉलेज पे बोला है, अब इसका एक्चुअल आंसर विल टेल अस व्हाट एक्चुअली इज रिक्वायर्ड, बट जस्ट फॉर माय नॉलेज इज एक दिस मिनट, गिवन इन द स्टडी टेक्स्ट? I don't know, but wait, ये देखना. Discuss how integrated reporting could help SMEs better understand and better communicate how they create value to investors. तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि if they are able to communicate all the information to the investors, then then the potential financial institutions might reduce the lending rates, or the potential investors might invest in the company, which would help the SMEs grow better in the future. ये भी बोल सकते हैं. इसमें कुछ नहीं That means दिया भाई। funding will increase. नहीं है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, नहीं है. इट्स जस्ट जेनेरिक आंसर है वो. पढ़ तू. थोड़ा सा जूम कर देना थोड़ा सा। Integrated reporting would help SME better understand and better communicate how they create value. It can provide a roadmap for the SME to consider the multiple capitals that make up its value creation. An integrated report represents a more complete corporate report which will help SME understand their business so they can implement a business model that will help them grow. SME uses a range of resources and relationship to create value. An integrated reporting approach helps SME build a better understanding of the factors that determine its ability to create value over time. Integrated thinking helps SME gain a deeper understanding of the mechanics of the business. This will help them assess the strength of their business and business model, and support and spot any deficiency. This will create a forward-looking approach and sound strategic decision making. Wow. मतलब they have said the whole same thing in different ways. Wordings. Same thing. Yeah, different points. Some SMEs have few tangible assets and operate a virtual world. As such, conventional accounting will fail to provide a complete picture as to its ability to create value. Capital such as employee expertise, customer loyalty, and intellectual property will not be accounted for in the financial statement, which are only one aspect of SME's value creation. मतलब अपन सिर्फ जो फिजिकली प्रेजेंट चीजें होती है उनको दिखाते हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब चीजें अकाउंट भी नहीं करते. Whereas there are SMEs who just have fewer tangible assets and more of the intangible work happening. So we need to disclose that as well. Hmm. Okay, as a result, SME stakeholders can be left with insufficient information to make an information decision. Integrated reporting will include key financial information, but that information is alongside significant non-financial measures and narrative information. Integrated reporting can help fulfill the communication needs of financial capital and other stakeholders can optimize reporting. Nice. Wow. मतलब इतना ही बोला. बेसिकली बहुत घुमा फिरा के यही बोला है कि तुम्हें भाई ऐसा सब सब कुछ इंक्लूड करना है. अपन ये बोल सकते हैं कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आप दिखाओ, फेथफुली रिप्रेजेंट करो, तो वो एक ओवरऑल सारी चीजें कवर कर देगा. एंड ऐसा कुछ भी जो डिसीजन चेंज करे, मटीरियलिटी का भी कंसेप्ट डाल सकते हैं. एंड फिर ये भी बोल सकते हैं कि भाई अपन इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ टैंजिबल एसेट्स दिखाते हैं, तो जो नॉन इंटैंजिबल एसेट्स है वो प्रेजेंट करना भी जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज द इंफॉर्मेशन विल बी not full information nahi rahega, incomplete information rahega. So for the investor it would not be easier for them to uh, invest in the company on the half information provided. तो वो सभी disclose करना चाहिए. Unlike IFRS and IAS in which we disclose everything, इसमें बहुत limitations है of disclosure. Hmm. Yeah, तो yeah. फिर वो integrated report बनाना जरूरी है. ऐसा. ठीक है. Discuss with Hmm. suitable calculation the principle of how hand food company should account for the current service cost of its employee benefit for the year ended 31st of December 12th.
Employee benefit. On 1st of January 2012, Hand Food Company introduced a benefit to encourage employees to remain in its employment for at least 5 years. And Food Company has promised its employees a lump sum benefit payable on 1st of January 17, so January 17, which is equal to 1% of their salary. At 31st of December 16, uh, provided at 31st of December 16, provided they remain अरे employed until that date. 31st December 2016 उसी का है, which is equal to 1% of the salary at 31st December मतलब 2006. बेसिकली जो जो हाँ, 31st ऑफ सैलरी. दिसंबर अक्षय 2016 को बैट. जो 2016 को सैलरी होगी, उस बेसिस पे 1% का वो बेनिफिट दिया जाएगा। अभी हम जनवरी 12 पे ही खड़े हुए हैं, लेकिन प्रोवाइडेड दैट दे रिमेन एम्प्लॉयड। So the current salaries of employees on 1st of January 12 are 1.1 million per annum. The directors of Hand Food Company have used the following assumptions. Salaries for year ended 31st of December 2012 remain at 1.1 million. Salaries should increase by 31st of December by 3% each year from 1st of January 13। तो मतलब पहले 12 इस साल में तो कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ। There is a 75% probability that all employees will still be employed by Hand Food Company at 31st of December 16. Discount rate is 5%. Hand Food recognizes actual gains and losses on incurred in other comprehensive income. Interest is recognized by Hand Food Company on an annual basis. Hand Food uses projected annual credit method to measure the benefit obligations, which means that the current service cost is increase in present value of the future benefit liabilities. The benefit will be payable from the balance on Hand Food Company's business bank account at 1st of January 17। ठीक ठीक। अ, अभी तो हम लोग कौन से सालाना के एंड में हैं? हाँ, वी आर स्टैंडिंग वी आर स्टैंडिंग एट 31st of December 13। म्यूट कर लेगी क्या? We are standing at 31st of December 13. An increase in employee salaries above 3% per annum, a decrease in the probability of employees leaving the company. Okay. 4 मिनट के लिए बस इतना होता है जी। Oh, no, no, no. This is the second part of it. Okay, okay, okay. B का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमको इतना ही पूछा है कि हमें सुटेबल कैलकुलेशन करके बताना है कि करंट सर्विस कॉस्ट कितना है। तो जो करंट सर्विस कॉस्ट है, वो करंट सर्विस कॉस्ट वुड बी, ये देखो, current salaries are 1.1 million। तो जरा तुझे बताऊं क्या? ये क्या? क्वेश्चन मैंने पहले एक बार किया था. आई रिमेम्बर कि अपन दोनों ने हम्म। साथ में किया था. हाँ एंड देयर हाँ। वाज दिस very across a solution in which they had done 3%, 4%, 5%, 6%. उन्होंने ऐसे इंक्रीज कर दिया था. मतलब उन्होंने अक्यूमुलेट कर करके कैलकुलेशन किया था. Which I still don't understand कि why they did that. And I feel like it is this one only, as far as I remember. जब तू सॉल्यूशन देखेगा ना, तो वो थ्री हम्म। परसेंट नेक्स्ट 4% हो जाता है, फिर 5% हो जाता है, फिर 6%. कुछ वियर्ड सा कैलकुलेशन है इसका. पर ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई. तू ट्राई करा था ना, वो ट्राई तो कर ले. हम्म। तो 31st of December 12 को वैल्यू 1.1 है।
वो ठीक है। अभी हर साल वो वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अभी 2012 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16। तो आई विल यूज द 4 इयर्स का रेट प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आने के लिए। 0.823। ये मेरा करंटली आ रहा है। 1% क्या एक्चुअली था वो सैलरी नहीं का? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। ये मेरा वन है ना। 31 ऑफ दिसंबर 13। वैसे ही 14, 15 और 16, ठीक है ना। तो ये 1% सैलरी से इंक्रीज हो रहा है। 03। ये मैंने यहाँ तक कर दिया। तो मेरा 2016 में इतने की सैलरी मैं दे रहा हूँ एम्प्लॉयज को। अब मेरे को इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है। अब जब मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊंगा, मैं कौन से रेट पे लेके आऊंगा? 4 4 इयर्स के कि 5 इयर्स के? पहला साल तो कुछ भी नहीं हुआ है ना डिक्रीज, तो मैं शायद फर्स्ट ईयर को जाने देते हैं। 784, तो सॉरी 0.823। तो दिस इंटू 1000 कर लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तो 1018.9। तो ये मेरा अमाउंट आता है। ठीक है। सो दिस शुड बी द करंट प्रोविजन दैट आई हैव टू मेक अकॉर्डिंग टू मी। इतना मेरे को देना पड़ सकता है। तो अभी मेरे को इसको अनवाउंड करना है। जब मेरे को इसको अनवाउंड करना है तो मेरे को आएगा 30.56 का। तो मेरा 30.56 वुड बी माई करंट सर्विस कॉस्ट। क्या क्या हो आई गया? होप इट हैपेंस, आई होप इट टर्न्स आउट टू बी योर आंसर, तुझे क्या ताकि लगता है? तू मुझे तुझे समझा पाए। तुझे भाई क्या मैंने, लगता है? मेरे को सीरियसली कुछ नहीं लगता, मेरे को इसका सीरियसली पीछे शायद बहुत ही गंदा वो है और मुझे नहीं समझा था, मुझे आज बट तक रुक नहीं ना, समझा। मैं क्या बोल रहा हूँ, देर इज अ 75% प्रोबेबिलिटी दैट द एम्प्लॉयज विल स्टे। If there is a 75% probability, so why not let's just divide this by first by 0.75, क्योंकि 75% probability है ना, तो मेरे को सैलरी का 75% ही देना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। तो इधर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। D7 वाई नॉट डिवाइड बाई टी D10। 2.92 आता है फिर। सिंपल बात है ना, मेरे को 75% प्रोबेबिलिटी है कि मेरे एम्प्लॉय स्टे करेंगे, मेरे को 70% देना पड़ेगा सैलरी का। बस दिक्कत मुझे ये दे रहा है कि 0.784 लूँ कि 0.823 दोनों लूँ, बस लेके मेरे को देख वो ले भाई, दोनों में से अगर एक भी सही आता है तो अपन कुछ कंक्लूजन पे आ पाएंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं, मेरे को एक के साथ ही जाना है कि भाई, ऐसे मैं दो दो के साथ नहीं जाना चाहता। आई ऑलवेज प्ले द हाई रिस्क गेम। 0.823 ही था। 7%, देख मैंने 9300 बराबर लिया। 2 पॉइंट, मेरे को 7.7, मतलब 764 आया मतलब। देख 1.23 यहाँ तक बराबर है 70% प्रोबेबिलिटी, मतलब अच्छा, ये वो सब नहीं है फिर जो मैं सोच रही हूँ। वही। तो मेरा करंट सर्विस कॉस्ट 7.7 है, लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट, मतलब ये जो बैठ रहा है, ये मेरा 2.92 है। मेरा करंट सर्विस कॉस्ट तो इतना ही है। व्हाट आई थिंक हैव डन सम मिस्टेक हियर, क्योंकि मैं यहाँ पे 12 पॉइंट। इन्होंने, या इन्होंने ना गंदा सा किया है, कुछ तो बेनिफिट पेड वगैरह सब लिखा हुआ है। ये जो अमाउंट है, भाई ये क्या है?
ये तो मेरा डिस्काउंट अनबाउंड का था, ये मैंने फालतू में निकाला, वो ठीक है। इसका 1% चांस है कि ये होगा। इनका 1% चांस है, और दूसरा क्या probability है? देखो आ तो गया रे, लेकिन मैं जस्ट वन मिस्टेक दैट आई डिड, वो ये देख, मैंने सबसे पहले इसको 1.1 करके यहाँ तक लेके आया मेरे सैलरी तक, बराबर है। एक मुझे सालाना में इतनी सैलरी देनी पड़ेगी मेरे एम्प्लॉयज को। देर इज अ 75% चांस कि मेरे इतने एम्प्लॉयज रहेंगे, तो मैंने उतने से मल्टीप्लाई किया। करंट सर्विस कॉस्ट के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे उन्होंने मुझे 1% दिया हुआ है ना, Handford has promised its employees that benefit would be payable on 1st of January 17, which is equal to 1% of their salary. So what I should have done for the current service cost, मुझे यहाँ इसको 1% से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, समझा। तूने 1% सब में ऐड किया ना सबसे पहले तो। मैंने 1% सब में, मैंने ये जो किया ना 1.1, ये तो मेरे पास जो सैलरी था, ये तो मेरा हाँ, सैलरी ये तो था। मुझे था। हाँ, ये तो मैंने हर फिर साल तूने तीन वन तीन परसेंट ऐड परसेंट किया ना। मैं हर हाँ, साल तीन 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 परसेंट ऐड परसेंट कर। ऐड करते गया। अब ये मेरा 70% प्रोबेबिलिटी है कि मेरे एम्प्लॉयज रहेंगे मेरे फर्म में। और जो 1% है, दैट इज द promised consideration that I'm going to pay, which they have named as service cost. I didn't know what service cost was. I was just calculating, but this is it. समझा? तो तूने So रेट this is लिया ऑफ 2000 X4 का क्या? हाँ, मतलब 4 इयर्स का, क्योंकि क्योंकि मेरा 12 हो होके गया ना, तो 13 14 15 16 4 साल। ओके। तो मेरे को ये प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, बस ये याद, ये ध्यान में रखना क्योंकि जस्ट दैट कि मेरे को वो सेंस बनाना था कि इन लोगों ने कैसे किया है उस चीज को। तो इन्होंने यहाँ तक कैसे किया था, इन्होंने यहाँ तक बराबर किया था, उसके बाद इन्होंने खाली इसका 1% ले लिया रे। तो दैट आई डेंट अंडरस्टैंड कि भाई क्यों किया। बट देन लेटर मेरे जो को तूने समझा कि किया वो, वो भी सही है ना, नहीं, आउटकम। बट मेरे को आंसर 700 में आ रहा था, इन लोग को 7000 में आ रहा है ना, या मतलब इन लोग को बेसिकली कुछ तो डिफरेंस आ रहा है, उन द इनिशियल फिगर इज राइट, तो किसी का तो वो खाली एक जीरो कम है, तो वो गलत ही है आंसर, इन शॉर्ट ऐसा है। वो एक जीरो कम इसीलिए क्योंकि ये यहाँ पे 1% है, तो ऐसा। क्या 1238 आ गया था ना, 1238 का आ गया ना था ना तुझे? 1238 आ गया था मेरे को, हाँ। फिर बेनिफिट उन लोगों ने 1% लिया ऑफ 1238। क्योंकि मेरे को सैलरी का 1% पे करना है। मेक हाँ। सेंस ना कि मेरे को सैलरी का 1% पे करना है, बट उन्हीं एम्प्लॉयज को जो मेरे साथ रहेंगे, जिनकी जिनकी हाँ, प्रोबेबिलिटी है 75%। वो एंड भी किया उन्होंने 9.3। 9.3, एंड देन बस खाली उसको डिस्काउंट किया तो आ गया 7.7। फिर मैंने उस डिस्काउंट को अनवाइंड भी किया, तो कुछ 22.2 ऐसा कुछ तो आया था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैंने वो एक्चुअली करने की जरूरत नहीं थी, मैंने वो भी किया था। तो तूने गलत क्या किया? जो तूने किया वो भी तो ये आई किया जस्ट तूने। डिड मैंने भी सेम किया, आई जस्ट डिडंट टेक दिस 1%। आई थॉट कि ये 1% बाद में लेना है, मतलब ओके। 2016 में लेना है डायरेक्टली। आई डिडंट नो कि अभी ही लेके इसको अकाउंट करना है, ऐसा। वी कुड हैव डन 1.238 का 75% करके फिर 1% ऑल्सो ना, हाँ हाँ कि हाँ, दैट वो वुड चलता है, हैव वो चल नहीं नहीं नहीं, सेम वो भी रहता चल ना। जाता, सेम ही अमाउंट रहता, हाँ। फिर इन लोगों ने इसको माइनस कर दिया इन दोनों को, हाँ, फिर तो मिल गया। benefit is paid to current employees but will not be settled within 12 months of the current reporting period. It is therefore other long-term benefit. Accounting treatment for other long-term benefits is similar to defined benefit pension schemes, although measurement components are recognized in profit or loss. As such, Handfood is incorrect to recognize this amount
in the other comprehensive income. Hand food company should recognize liability for its obligation as a result of additional employee benefit. The company will measure the benefit liability at the present value of its obligations at the reporting date. This amount is the estimated amount of the benefit that employees have earned in return of their service. हाँ ठीक है। ये फिर से करना पड़ेगा ये ये तो हैंड तुमने फूड पूरा एक बार। वही एक्सप्लेन कर दिया है, इवैल्यूएशन। नहीं, हैंड फूड मेरे को एक बार फिर से करना पड़ेगा। क्या हुआ? आ तो गया तुझे? 1% नहीं किया ना, वो 1% ही तो मेन था। अब तो क्लिक हो गया है तुझे, सिर्फ इतना ही तो था 1% का। डिस्कस द पर वो तो यार इम्पैक्ट ऑन। सारे क्वेश्चन में भी तो दिया ही था। हाँ, तो मैं कब बोला नहीं दिया था? मतलब तूने मिस किया, एज इन तूने ऐसे नहीं मिस किया कि यू नो इट एंड यू मिस्ड इट। लाइक यू मिस्ड इट हम्म। एज इन यू मिस्ड द इंफॉर्मेशन, यू मिस्ड इट ना। हाँ। ये तो वो ठीक है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन एडिशनल एम्प्लॉय बेनिफिट for the period ended 31st of December 13 if hand food company were to take into account the following changes in assumptions: an increase in employee salaries above 3% per annum, a decrease in probability of the employees leaving the company. The additional employee benefit in both the scenarios, the additional employee benefit will increase only because if there's an increase in the employee salaries above 3%, then that will be the salary that will be shown in the year end of 31st of December 16, and the 1% benefit would have to be paid on that amount. And the second case, if there's a decrease in the probability of the employees that are leaving the company, then that means a higher number of employees have stayed, and thus the higher and thus more benefits would have been given to the employees. ऐसा 4 मार्क्स के लिए ठीक है अभी पढ़ना। An increase in employee salary about 3% per annum and a decrease in the probability of employee leaving the company would have the same effect on the additional benefit liability. The changes in the assumption would both increase the benefit liability at 31st December 2003, rightly said. This would be in turn increase the current service cost for the year in profit or loss as the benefit payable on 1st January will have increased as will the number of the employees to whom the benefit will be paid. Right. Interest which is calculated on the opening balance of the benefit obligation will not be affected by the change in the assumption. It will be charged to profit or loss, that is 7,700 ka 5% 385. Actual gain or loss arising when the assumption changes. In this case, because of the change in the assumption, an actual loss will arise because of the increase in the benefit payable and the obligation, and this will be charged to profit or loss. नाइस। Actually, nice. Yeah. I think the first para was very impressive. जो तूने बोला हम्म। same पूरा का हम्म।